अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं नाजिया अकरम हाजिर हूँ। जनाब, ड्रामा, थिएटर और पुतली तमाशा आर्ट की वो इकसाम है जिन्हें लोग बहुत शौक से देखते हैं। और पाकिस्तान में संजीदा और मज़ाहिया थिएटर हो या फिर पुतली तमाशा, उनका मकसद आवाम को तफरीह पहुँचाना तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ उनसे लोगों में शऊर और आगाही बेदार करने का काम भी लिया जाता है। वैसे इंसान की नेचर है कि वो सीधी सादी बात में कशिश महसूस नहीं करता और ना ही उस पर ध्यान देता है। इस तरह से कोई भी पैगाम दिया जाए तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। इसीलिए ज़माने कदीम से ही लोग इखलाकी तालीम और समाजी मसाइल को उजागर करने के लिए कहानियों, ड्रामों और फिर पुतली तमाशों का सहारा लेते रहे हैं। ये कहानियाँ लोग दास्तानें भी होती हैं और बादशाहों की जंगें भी। इनमें हीरो भी होते थे और विलन भी, और आखिर में हमेशा फतह जो है वो हीरो की दिखाई जाती थी, क्योंकि हीरो हमेशा सच और हक के लिए लड़ता था। ये कहानियाँ मुख्तलिफ अंदाज से लोगों को सुनाई, दिखाई और बताई जाती थी, जिन्हें अब ड्रामा, थिएटर और पुतली तमाशा का नाम दिया जाता है। मरे सगीर में जब टीवी नहीं था तब थिएटर और पुतली तमाशा इतना इफेक्टिव था कि इसके जरिए समाजी मसाइल के हवाले से अवाम में शऊर बेदार किया जाता था। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद अंग्रेज़ों ने ड्रामों पर सेंसर का कानून नाफिज कर दिया। उन दिनों अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ जलसे, जुलूस या फिर मुजाहिरों के जरिए तो एहतजाज किया नहीं जा सकता था, इसलिए आम लोगों ने अपने जज्बात का इजहार इन पुतलियों और थिएटर के जरिए करना शुरू कर दिया, और उनके जरिए ऐसी कहानियां पेश की जाती जिनमें सब कॉन्टिनेंट की आवाम की हालत बयान की जाती और मज़ाहिर से अंदाज में गैर मुल्की हुक्मरानों के खिलाफ नफरत के जज्बात भी उबारे जाते। गोया अंग्रेजों ने अवामी जज्बात का इजहार रोकने के लिए ही ये कानून बनाया था। खैर, उन दिनों थिएटर, ड्रामा और पुतली तमाशे तो महदूद हो गए, लेकिन ख्यालात और जज्बात के इजहार के इस तरीके को ख़त्म नहीं किया जा सका। आर्ट की ये इकसाम यानी थिएटर, ड्रामा, पुतली तमाशा पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन किस हालत में? आज हम इस पर बात करेंगे और जनाब इसी टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में एक गेस्ट भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और हमारे गेस्ट हैं उस्मान पीरज़ादा। जी उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। अच्छा उस्मान, हम आपसे आज जो है थिएटर, ड्रामा और टेलीविज़न के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि आपको फिल्म में, थिएटर में काम करने का शौक़ था या फिर जो वालिद साहब हैं उनकी वजह से आप इस सारी उसमें आ गए? नहीं, देखिए, एज अ चाइल्ड मैं जिस घराने में पैदा हुआ और जब मैं वहाँ पे जो असर इंसान लेता है, हर बच्चा अपने माहौल का असर लेता है। ज़ाहिर है कि मेरे वालिद जो हैं वो मॉडर्न उर्दू ड्रामे के बानी थे और पंजाबी ज़ुबान का ड्रामा मेरे वालिद के नाम से ही शुरू होता है। और फिर वो तमाम अहबाब, वो तमाम लोग जिनसे मैं एक्सपोज हुआ बचपन में, जो हमारे घर जिनकी आना जाना था, जो मेरे वालिद के शागिर्दों में से थे या मेरे बड़े भाई के दोस्तों में से थे। शुएब हाशमी साहब का मैं उसमें नाम लूँगा, मैं कमाल अहमद रिजवी साहब का नाम लूँगा, मैं डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब का नाम लूँगा। और इस तरह एक पूरा जो एटमॉस्फेयर था उस ज़माने का, जो आर्ट का एटमॉस्फेयर था, ख़ास तौर पर जिसका ताल्लुक़ ड्रामे से था। और आर्ट्स काउंसिल, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल माल रोड पे पुराना सा एक घर था और चीड़ के दरख्त थे और लॉन्स थी, और मैं और मेरा छोटा भाई, आई रिमेंबर, हम वहाँ पे भागा करते थे, खेला करते थे अपने वालिद के साथ जब भी जाते थे। और फिर वी सॉ रिमार्केबल आर्टिस्ट लाइक नईम ताहिर एंड इम्तियाज़ अली ताज साहब वहाँ थे, फैज़ अहमद फैज़ साहब भी वहाँ पे थे। तो ये बड़े लोग वहाँ पे मौजूद थे और वो एक, मैं समझता हूँ कि एक गहवारा था ट्रेनिंग का। क्योंकि हमारे यहाँ पे, जैसा कि अभी आप अपनी इंट्रो में बता रही थी कि ये जो तरीक़ा है जो कहानी सुनाने का, हमारे यहाँ पे इसकी ट्रेडिशंस मौजूद थी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली अपहीवल्स आए तो वो लूज़ होना शुरू हो गई। और पाकिस्तान बनने के बाद हमने कभी परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं दी कि ये भी एक दरसगाह इसके लिए होनी चाहिए, इसके लिए भी एक ट्रेनिंग ग्राउंड होनी चाहिए। अच्छा उस्मान, आप ये बताएं कि आपने जो ड्रामा की प्रोडक्शन की, फिल्म की प्रोडक्शन की, डायरेक्शन भी की और जिसमें माशाल्लाह आप काफ़ी कामयाब भी रहे, तो फिर क्या ये थिएटर चूज़ क्यों किया, पपेट्री क्यों चूज़ कर लिया आपने? देखिए, ये तमाम इकसाम है एक्सप्रेशन की। पपेट्री को अगर आप लें तो पपेट्री का बहुत ही क्लोज रब्ता है ड्रामेटिक आर्ट से। अगर हम इंसान को इंसान ने सबसे पहले जब इंसान ने अभी बोलना भी नहीं सीखा था, जब अल्फाज भी नहीं सीखे थे, तो इंसान ने कम्युनिकेट करना शुरू किया, बिकॉज इंसान
को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना कर भेजा दुनिया में, और लेकिन उसको ज़ुबान दे के तो नहीं भेजा था। उन्होंने अपनी अपनी ज़ुबानें डेवलप की, उन्होंने अपने अपने तरीके डेवलप किए। पहले एक्सप्रेशन से उन्होंने एक दूसरे को, फिर उन्होंने तस्वीर कशी की, यानी कि गारों में जो आपको प्री लैंग्वेज तस्वीरें नजर आती हैं उसमें उन्होंने कहानी बयान करने की कोशिश की तस्वीरों के जरिए, केव आर्ट जिसको आप कहते हैं, जो आपको मिलता है दुनिया के बेशतर ममालिक में, और यू कैन सी दैट कि हाउ मैन, मतलब इंसान ने उस टाइम पे कम्युनिकेशन किस तरह, तो ये इजहार है, ये कम्युनिकेशन है। इसको आप पपेट्री कह लें, इसको आप ड्रामा कह लें, इसको आप टेलीविजन कह लें। अभी भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से। सो मेनी पीपल आर वाचिंग अस बिकॉज टेक्नोलॉजी ने हमको इस काबिल बना दिया कि बेहक वक्त एक टाइम पे हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। एनीवेज, सो अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि 1857 के बाद लोगों को महदूद किया गया कि भाई NOC लेंगे आप, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो 1868 या 67 का कानून बनाया गया कि लोग जो हैं वो अपनी बात ना कर सकें, और अगर वो करें तो सरकार पहले उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था उस वक्त। आप परेशान होंगी शायद, और मेरे नाजरीन भी, कि हम डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं और बड़ी दफ़ा डेमोक्रेसी आई है, अब भी डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके बावजूद आज तक वो NOC का जो रूल है वो मौजूद है, अपनी जगह पे गड़ा हुआ और अपनी जगह पे खड़ा हुआ। उसको हम बाहर नहीं फेंक सके असेंबली में जाके कि जी इस कम वक्त रूल को तो उठा के बाहर फेंकिए। तो अंग्रेज ने बनाया था इस मुल्क को कंट्रोल करने के लिए। हमारे अपने रूल्स और हमारे अपने लॉज होने चाहिए। और दूसरी बात इसके साथ ही जो मिली हुई है वो ये है कि अगर आपने किसी कौम को महकूम करना है, आप उनसे उनकी ज़ुबान छीन लें। जब आप उनसे उनकी ज़ुबान छीन लेंगे तो वो नहत्थे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के साथ काफ़ी हाथ हुआ है। हमने कभी भी अपनी ज़ुबान, हमारी ज़ुबान में तो मैगजीन और न्यूज़पेपर भी बहुत महदूद है। सही बात है, हम लोग अपनी ज़ुबान पर ध्यान देते हैं। हम अपने बच्चों से भी नहीं बोलते। बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान, मतलब अब देखें, आपने बेसिकली जो है सीरियस थिएटर की तरफ जो है उसके रिवाइवल पे आपने काम किया, और बहुत ज़्यादा अब जो है सीरियस थिएटर आम भी हो गया है, अब लोगों में इसने तरक्की भी करना शुरू कर दी है। तो क्या आपको मज़ाहिया थिएटर की तरफ, आपके उसके बारे में आप क्या ख्याल? नो, आई लव्ड मज़ाहिया। मैंने बहुत मज़ाहिया थिएटर किया। मैंने तमाम मज़ाहिया अदाकारों के साथ काम किया है। सोहेल अहमद मेरे बहुत उम्दा आर्टिस्ट रहे, मेरे शागिर्दों की लाइन में से हैं, और अमानुल्लाह ने मेरे साथ काम किया है। मतलब आप नाम लीजिए, तमाम जो मज़ाहिया अदाकार हैं, आई हैव ऑलवेज लव्ड देम बिकॉज आई थिंक इवन एट दैट टाइम आई थॉट कि दे वर हाईली टैलेंटेड लॉट, और मैंने बड़ा इंजॉय किया उनके साथ काम करके। और मैंने बहुत कॉमिक काम किया है। लेकिन देखिए ना उस्मान, अब अगर हम मज़ाहिया थिएटर की बात करते हैं तो मतलब हमारे जो दिमागों में एक इम्प्रेशन बन चुका हुआ है, मज़ाहिया थिएटर में वही लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब एक फहाशी फैलाई जा रही है, उसके थ्रू जो है बहुत बुरा मज़ा किया जा रहा है, जो कि लोग मतलब देखना पसंद नहीं कर रहे। यू आर वेरी राइट। अनफॉर्चुनेटली हम इतने मैं समझूंगा कि थिएटर को बर्बाद करने में बहुत सारे मखौलियों का, जो बहुत ही बदतमीज़ और जिनकी जो मज़ाह की सतह है वो बहुत ही पस्त थी, और फिर थिएटर के अंदर बेहंगम नाच इंट्रोड्यूस करना। हालांकि देखिए, डांस और मौसीकी जो है वो थिएटर का पार्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अलाउ करें किसी डांस होगा और वो फिल्मी गानों के ऊपर नाच रही हों लड़कियां। दैट इज़ नॉट ऑन। हर ड्रामे का जिस तरह उसका अपना एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट होता है, उस ड्रामे के अंदर उसके ओरिजिनल गाने होने चाहिए और उसकी स्टोरी की मुताबिकत से होने चाहिए, ना कि कहानी चलती हुई को एकदम रोक के आपने उनको। लेकिन आप देखें उस्मान, बिल्कुल ही थिएटर का मतलब इस तरह के मज़ाहिया, जिनको मज़ाहिया कह भी नहीं सकते, उसको मैं थिएटर एक्चुअली नहीं कहता हूं। एग्जैक्टली, वो थिएटर नहीं है, वो एक और वो है नाइट क्लब एक्ट जिसको हम कहते हैं। तो वो एक्चुअली नाइट क्लब एक्ट है। हमारे मुल्क में नाइट क्लब्स नहीं है, तो उसने उसकी जगह ले ली है। और जो भी मैं समझता हूँ कि theater needs to be very effective, and it has to make people enjoy also. मतलब थिएटर का जो कि थिएटर से लोग हासिल क्या करते हैं, that is the most important factor, you know. सही। अच्छा उस्मान, अभी हमारी बातचीत बहुत अच्छी हो रही है और अभी भी जारी रहेगी। इसके अलावा जो है हम अपने प्रोग्राम में कॉल्स भी लोगों की लेंगे, जो लोग आपसे बात करना चाहेंगे, और हमारे आज के टॉपिक के हवाले से भी। लेकिन यहाँ पे अभी हम जो है थिएटर और पपेट्री के हवाले से जो पाकिस्तान में एक रिपोर्ट देखते हैं।
कहानियां सुनने का शौक तो शहंशाहों को भी था। नौरत्नों की नौटंकी तो शहंशाह अकबर के दौर में भी खूब बजा करती थी। शायर कसीदे सुनाया करते थे और इनामो इकराम के लालच में शहंशाहों की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाया करते थे। फिर ये बातें किस्सा खानी बाजारों में होने लगी। गलियों बाजारों में पुतली तमाशे होने लगे। चौकों चौराहों में थिएटर होने लगा, जिसमें शहंशाहों के कसीदों की बजाय समाजी मसाइल पर बात होती। गली गली की खाक छानते लोक गुलकारों और गली मोहल्ले के फनकारों की आवाज़ पहले रेडियो और फिर टीवी ने मुल्क भर में पहुंचा दी। मेलों ठेलों से ये फनकार पहुंचे थिएटर हॉलों में और बन गए मुल्क के मारूफ फनकार या गुलकार। कमर्शियल थिएटर ने आम आदमी को सामने बैठा कर दिखाए जुमानी जुत्तों, फहश जुमलों और बेहंगम डांस के जलवे, और इन डांसेस की सीडीज का बाजार में सैलाब ही आ गया, जिस पर कुछ संजीदा फनकारों ने अपनी राह अलग कर ली। लेकिन आर्ट थिएटर ने अपनी रविश बरकरार रखी और ऐसे तबके को फोकस किया जो मज़ाह में भी संजीदगी का कायल है। संजीदा मौज़ूआत, सुलगते समाजी मसाइल उजागर किए गए। आर्ट थिएटर ने इंसानी हकूक से आगाही का बेड़ा भी उठाया और सिविल सोसाइटी को मोटिवेट करने की कोशिश भी की। पाकिस्तान में वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल में दुनिया भर से फनकारों ने शिरकत की और इसे बहुत पजीराई मिली। यही नहीं, दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज कायम करने में भी बहुत मदद मिली। इस फेस्टिवल में पाकिस्तान के लोक फनकार बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ हुए, लेकिन मुल्क में दहशतगर्दी की लहर ने अवाम से तफरीह का ये खूबसूरत जरिया भी छीन लिया। हम के लिए पुरउम्मीद शायकीन दोबारा ऐसे फेस्टिवल्स के मुंतज़र हैं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है और जो है आपसे बातचीत भी होती रहेगी कॉल्स के जरिए। कॉल्स के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 0423630864। यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है थिएटर के हवाले से और हमारे साथ जो है उस्मान पीरज़ादा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अच्छा उस्मान, आप देखें हमारे मुल्क में जो है अगर हम बात करें ड्रामास की, तो अच्छे ड्रामास बनना शुरू हो गए आजकल। मतलब ड्रामास का जो है रिवाइवल शुरू हो गया हुआ है। तो फिल्म के बारे में आपको क्या ख्याल है? फिल्म इंशाल्लाह उम्दा बननी शुरू होगी, क्योंकि जो हमारी फिल्म रवायत में और रिवाज में थी उसका तो वो तो फारिग हो गई, मतलब इट्स गॉन। ब्रेक डाउन आ गया उसका। ब्रेक डाउन नहीं, इट्स वाइप्ड आउट, इट इज क्लीन, इट डजंट हैव एन ऑडियंस। मतलब लोग देखने के लिए उस पैटर्न को तैयार नहीं। तो आपके ख्याल में जो अभी लेटेस्ट फिल्में बनी है वो हैं उस पैटर्न के मतलब लेवल पे? और कौन सी फिल्म जो मतलब अभी लेटेस्ट हमारी कुछ मूवीज हमारी बहुत सारी पिछली ईद पे भी बोल वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बोल देखने भी गया था, बड़ा शोएब ने अच्छा काम किया उसमें। But there is only one director who's making better movies. You see, there is always, but there are a lot of young people. उनके पास पैसा नहीं है। फिल्म जो है वो एक्सरसाइज है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। आई पर्सनली फील कि इस तरीके से जिस तरह बोल ने भी अच्छा कारोबार भी किया, एक बड़ा उम्दा कारोबार किया, उसको सपोर्ट मीडिया से भी मिली एंड इट मेड सम इम्पैक्ट मार्केटिंग वाइज ऑल्सो। तो ये जब चीज़ आगे डेवलप होगी तो बहुत यंगस्टर्स इस वक्त लोडेड विद आइडियाज बैठे हुए हैं, लेकिन सब बैठे हुए वो वेट कर रहे हैं कि कोई ऊपर से आएगा और उनको बहुत सारे पैसों की थैली देगा। आई पर्सनली फील, एंड ये मेरी राय है, बहुत सारे दोस्तों को मैंने कहा भी है, यंग बच्चों को, कि भाई बस तुम अपनी ये गाड़ी बेचो और फिल्म बनाना शुरू कर दो। सो दिस इज हाउ यू डू इट, यू नो, इफ यू हैव टू टेक अ स्टेप। नहीं, ये काम जो है ये पैशन के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है?
इसमें आप किसी के पास ला के बोरियों के पैसे रख दें तो वो शायद ये काम न कर पाए। ये काम, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि यू गॉट टू हैव दैट पैशन टू डू दैट काइंड ऑफ अ वर्क। तो उसकी तदरीस भी अब बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाया भी जा रहा है ये काम। तो बहुत सारे एक्साइटेड बच्चे जो है वो हम उम्मीद करेंगे कि बेहतर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है। अच्छा, जैसा मतलब अभी रीमा ने मूवी बनाई और मतलब उन्होंने पहली मूवीज बनाई, तो आपके ख्याल में क्या वो पैशन उनमें है? मैं समझता हूँ कि अगर रीमा में पैशन ना होता तो वो शायद फिल्म ना बनाती। जरूर उनमें पैशन है, उन्होंने उस पैशन के तहत ही पिक्चर बनाई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने रीमा की अभी तक मैंने पिक्चर अनफॉर्चुनेटली देखी नहीं। मैंने सिर्फ बोल देखी। मैं इंशाल्लाह जाके देखूंगा, देन आई विल बी एबल टू टॉक। अच्छा, आपके बारे में, आप क्यों नहीं मूवी बना लेते? मतलब यू कैन मेक अ वेरी गुड मूवी, व्हाई डोंट यू कम? जी, आई बीन इन्वॉल्व। मैं कुछ और चीज़ें करता रहा जिनका आर्ट से ही ताल्लुक़ है और उनको वक्त की भी ज़रूरत थी, और फिर जो महदूद वसाइल हैं उनमें मैं एक चीज़ एक वक्त पे कर सकता था। वी वर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग, जो हमारा आर्ट सेंटर है उसको डेवलप करने में लगे रहे, और बहुत सी अच्छी ये फेस्टिवल जो मैं करता रहा दुनिया के, जो वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल थे, वो इतना ज़्यादा उसमें आपका वक्त उसमें जाता है और उसकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग जो है कि आपको फिल्म के लिए, जिस तरह मैंने कहा, ये पैशन का काम है। लेकिन अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग टू डू अ फिल्म। हम काम कर रहे हैं भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत। एक और प्रोजेक्ट है, वो जब खत्म होगा तो फिर आई विल स्टार्ट शूटिंग। सही सही, फिर हम भी उम्मीद करेंगे आपकी मूवी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हम देख लेते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी एहसन तारिक बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी एहसन, हमारे साथ जो है उस्मान पीरज़ादा मौजूद हैं और आपको हमारे आज के टॉपिक पता है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहूँगा, बल्कि एक किस्म का सवाल ही है जो मैं उनसे पूछूंगा कि हमारे यहाँ कमर्शियल थिएटर जो है वो पूरा साल चलता है और मतलब 12 महीने हर दिन चलता है, लेकिन यहाँ पर जो संजीदा थिएटर है जो मुख्तलिफ शहरों में, सिर्फ कराची और लाहौर और एक दो और शहर हैं जहाँ पर चलता है, और वो भी जब कोई फेस्टिवल आता है या कोई इवेंट आता है तो तब भी इस तरह के ड्रामे संजीदा पेश किए जाते हैं। तो इस तरह क्यों है? और अगर ये संजीदा थिएटर भी हम हर मौके पे और साल के 12 महीने चलाएं तो ना सिर्फ उसको प्रमोट कर सकते हैं हम, और बल्कि जो इससे रिलेटेड हमारे अदाकार हैं और स्टेज एक्ट्रेस, उनको हम एक जरिया मार्च भी फराहम कर सकते हैं। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा आपका कॉल करने का। जी उस्मान, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, पूछा है। लेकिन मैं अपने दोस्त को ये बताना चाहूँगा सियालकोट से कि सीरियस और मुख्तलिफ किस्म का थिएटर करने के लिए आपको एक मुख्तलिफ और सीरियस ऑडियंस की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपनी लोगों का मजाक की हिस्स को इतना, और दूसरी हिस्स को डेवलप नहीं होने दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुकूमतें बदली, हर हुकूमत अपना एजेंडा लेकर आई, हर हुकूमत ने कहा ये ठीक नहीं है, अब यूँ होगा, अच्छा, अब यूँ नहीं होगा, तो अब यूँ होगा। ऑडियंस नहीं है, तो आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि हम उनको वो चीज़ दिखा के ऑडियंस भी आप जनरेट करते हो? देखती नहीं कि आपकी न्यूज़ में अब तमाम वो अब मैं क्या कहूँ कि वो तमाम वो जो लवाज़मात जो हैं, जो कि जिसको हम रवायती चीप थिएटर की रिवायत कहते हैं, वो सारी की सारी आपके सीरियस न्यूज़ के अंदर मौजूद है इस वक्त। दैट्स हाउ वी आर एज अ नेशन, वी आर बिल्डिंग अप। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग द, आई वोंट से डिस्ट्रॉइंग, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रोवाइड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोगों तक बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई है। लेकिन इस वक्त जो कि हमारे क्या मैं कहूँ कि मज़ा पैदा करने के लिए जिस तरीके से न्यूज़ को भी लुभाने वाली चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, मिर्च मसाले, और फिर उसके अंदर हमारे मतलब ऐसी न्यूज़ दिखाई जाती है जो ऑलरेडी आपको, मतलब अगर एक सुहेल अहमद ने कोई इंटरेस्टिंग काम कर लिया तो एक पूरी लाइन ऑफ कॉमेडियंस जो है इस वक्त आपको मेन लाइन न्यूज़ के ऊपर नजर आती है, यू नो। सो दैट इज हाउ वी सेल आवर न्यूज़। सो द पॉइंट गोज होम टू दैट वी हैव टू डेवलप अ ब्यूटिफुल ऑडियंस, वी हैव टू डेवलप ओनली देन। और मेरे ख्याल में ऑडियंस है, लेकिन ही वाज आल्सो राइट कि हम जब तक मौके नहीं देंगे तो ऑडियंस को आप डेवलप कैसे करेंगे? ये जो हम फेस्टिवल करते थे वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो कि जिसमें थिएटर, डांस और म्यूजिक था, बेसिकली इसका काम इस फेस्टिवल का ये था एस्थेटिक्स ऑडियंस की डेवलप करना। हमारे एक उस्ताद आए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। तो उस दिन एक रूस से आया हुआ खेल चल रहा था,
तो उन्होंने कहा कि मैं तो रशियन, हमारे वो उस्ताद रशियन ज़ुबान भी बोलते हैं, लिटरेचर के प्रोफेसर रहे हमारे। तो मैं उनको उस हॉल में लेकर गया, वो बाहर टेंट के अंदर वो थिएटर था। तो जब वो अंदर आए तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इतने लोग रशियन ड्रामा देखने आए हैं, ये सब रशियन बोलते हैं। तो मैं मुस्कुराया, मैं कहा नहीं प्रोफेसर साहब, शायद आपकी तरह चंद और लोगों के, बाकी कोई रशियन नहीं बोलता, आप बैठिए। जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो उनको मैं वापस लेने गया और उनको चाय जब पिला रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत हैरान हुआ हूँ कि 400-500 लोग बैठे थे, इनमें से कोई उठकर नहीं गया। और अगर आप कह रहे हो जैसे कि इनकी ज़ुबान, मतलब कोई भी ज़ुबान, मैंने कहा देखिए वो लोग रशियन नहीं समझ पाए, लेकिन वो एक चीज़ देख रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, उनके कॉस्ट्यूम्स देख रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने अपना सेट बनाया था उसको देख रहे थे। और समवेयर अलोंग द लाइन उनको कुछ समझ भी आना शुरू हो गया। दूसरा ये कि टिकट एक्सपेंसिव नहीं था, टिकट वाज ओनली 35 रुपीज एंड 50 रुपीज, सो इट वाज इन अफोर्डेबल रेंज। उस अफोर्डेबल टिकट में बैठ के उन्होंने वो एक एंटरटेनमेंट एंजॉय किया। यहाँ पे उस्मान वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। जी नाज़रीन, आप ब्रेक लें, हम ब्रेक से वापस आके जो है दोबारा से उस्मान से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है थिएटर के हवाले से, ड्रामा के हवाले से, फिल्म के हवाले से। अच्छा उस्मान, आपने मतलब ड्रामा और थिएटर के साथ साथ मुल्क में जो है पपेट्री को भी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करा है, बहुत सारा उस पर काम किया और अब जो है मतलब बहुत सारा काम होना शुरू हो गया है। लेकिन आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि पपेट्री जो है वो कम हो गई है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि पहले हुआ करती थी? देखिए, पहले जो मुझे अपनी बचपन की यादें याद हैं, वो जो पाटे खान आता था घर पे और वो पुतलियाँ होती थी, कठपुतली जिसको हम कहते हैं, वो वाली ट्रेडिशन अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत ही तकरीबन वाइप आउट हो चुकी है। इस वक्त रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप तकरीबन 10 फैमिलीज़ को हम प्रोटेक्ट किए हुए हैं। हम किसी न किसी तरीके से उनको फंड भी करते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं, उनके लिए एक फेस्टिवल करते हैं पूरा, और उनको समझाते हैं कि भाई ये तुम काम मत छोड़ो, ये तुम्हारे बुजुर्गों का काम है। क्योंकि वक्त के साथ साथ उनकी उस चीज़ का वो जो क्या कमर्शियल वैल्यू ख़त्म हो गई, टेलीविज़न आ गया और चीज़ें आ गई, बच्चे नहीं देखते वो कठपुतली को। सो वी आर ट्राइंग टू सेव दोज। हालांकि ये काम हुकूमतों का होता है, कल्चरल डिपार्टमेंट का होता है, ये एक छोटी रफ़ी पीर जैसी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, लेकिन वी थिंक दिस इज़ आवर वर्क टू डू, सो वी प्रोटेक्ट दोज पीपल। प्लस ये जो पपेट थिएटर है, ये बहुत इफेक्टिव टूल है इंफॉर्मेशन का। अच्छा उस्मान, आपने ये मतलब जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल है, इस बारे में जो है अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हम देख लेते कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? जी मैं बुशरा बात कर रही हूँ लाहौर से। मैं उस्मान साहब से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है ये एजुकेट भी करता है, मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन तो है, और अगर हम ये समझें कि बच्चे इसको पसंद नहीं करते तो इट्स अप टू अस कि हम बच्चों को ये दिखाएं और उनका इसमें इंटरेस्ट एरिया बढ़ाएं। सही, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अच्छा जी, बिल्कुल वही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने भी वही बात की और मैं भी यही बात करना चाहूँगी कि हम जो डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पे जो है पपेट्री जो है पुतलियों से बच्चों को बाकायदा तालीम और तरबियत दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का ट्रेंड नहीं है। सिर्फ तालीम और तरबियत ही नहीं, इससे बहुत सारे सोशल इवल्स और सोशल इश्यूज के ऊपर काम होता है। अफ्रीका के अंदर एड्स के ऊपर इस पे बेइंतहा काम हुआ है थ्रू द पपेट्स, एंड द मोस्ट इफेक्टिव टूल हैज बीन पपेट्स। लेकिन हम वी आर यूजिंग दैट। हम फन टाइम हमारा एक प्रोग्राम होता था, उसके अंदर हम बहुत सारे एजुकेशनल एस्पेक्ट्स थे, और इस वक्त ख़ास तौर पे जो नया प्रोग्राम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरी कंपनी बना रही है, दैट इज़ एन आई ओपनर। दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड, और बच्चों की एजुकेशन के ऊपर वो प्रोग्राम आएगा। इट विल एजुकेट चिल्ड्रन टोटली। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, आपको इंशाल्लाह जल्द मालूम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ शायद आपको इल्म नहीं, रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप हमारा नौटंकी एक थिएटर है जो कि इश्यूज़ के ऊपर बात करता है। वो शायद आपको इल्म भी ना हो क्योंकि हम छोटे शहरों में उससे परफॉर्म करते हैं। हमने पुरानी फॉर्म को, यानी कि पुरानी जो हमारी कदीम रवायती ट्रेडिशन थी थिएट्रिकल फॉर्म की, उसको हमने एज अ फॉर्म लिया और अब हम नई कहानी उससे सुना रहे हैं। बल्कि अभी रिसेंटली हमने पूरे लाहौर में मुझे शहबाज शरीफ साहब ने पूछा, तो हमने अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट किया अवेयरनेस फॉर डेंगी, तो वो थिएटर बड़ा ज़बरदस्त किया। हमने लाहौर के 9-10 टाउन्स में 2-2 शोज़ किए, कॉलेजेस में जाके किए। सो इट वाज अ वेरी वेल रिसीव्ड। 25 मिनट का एक हमने बड़ा इफेक्टिव
बनाया था. So theatre also becomes a very powerful tool of information. और ख़ास तौर पे direct one to one, you know, when you do it, that is more effective. सही. अच्छा, यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, उनसे बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं तौकीर चिश्ती बात कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से. अच्छा, आज हमारे साथ जो उस्मान पीरज़ादा साहब मौजूद है, क्या बात करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा रफ़ी पीर थिएटर को और स्पेशली उस्मान साहब को कि मतलब इतने सालों से पाकिस्तान में मेरा ख्याल है थिएटर को और ये पपेटियर को और किसी ने इतना प्रमोट नहीं किया जितना उस्मान साहब और रफ़ी पीर कर रहे. इतनी मुश्किलात के बावजूद कि आपके मुल्क में सिक्योरिटी की ऐसी सिचुएशन है कि फॉरेनर्स नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद पिछले कुछ सालों में फॉरेनर्स को लेके आए यहाँ पे, उनसे परफॉर्मेंस करवाई. तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा उस्मान साहब का कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया. और एक सवाल है उस्मान साहब से. जी जी. सर, कुछ अर्सा पहले आपका एक पीटीवी पे एक ड्रामा चल रहा था रंगीलपुर. जी जी. मेरे भाई भी उसमें थे, तहसीन चिश्ती, शायद आप जानते हो उन्हें. ठीक. वो ड्रामा बीच में ही बंद हो गया, उसकी कोई रीजन क्या थी? नहीं, बीच में तो नहीं बंद हुआ. क्योंकि वो बीच में वर्ल्ड कप आ गया था क्रिकेट, तो शायद उसके 2-3 एपिसोड्स जो हैं वो उन 2 हफ्तों में नहीं दिखाया गया. आपको कॉल करने का सही हो, मतलब वो जारी रहा होगा, उनको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है. अच्छा, मैं बिल्कुल इसी, उन्होंने भी मतलब जिस तरह अप्रिशिएट किया रफ़ी पीर थिएटर को और सारे आपके काम को. अच्छा उस्मान, मसले मसाइल आपके ख्याल में जैसे जैसे टाइम गुजरा है, जब क्या डिफरेंस आप फील करते हैं कि व्हेन यू स्टार्टेड इट, जब आपने इस तरह से पपेट्री पे काम करना शुरू किया, रफ़ी पीर थिएटर ने काम करना शुरू किया, तो उस वक्त से अब तक आप क्या चेंज महसूस करते हैं? बेहतरी फील करते हैं या फिर उसका डिक्लाइन देख रहे हैं? देखिए जी, 35-36 साल हो गए. 1974 में रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप हमने कायम की थी जब हमारे वाले साहब की वफ़ात हुई थी, कि उन अगराज़ व मकासद पे ये कंपनी काम करेगी जो उनके आइडियल्स थे, यू नो. सो सिंस देन वी हैव फॉलोड दोज आइडियल्स, और पूरी हमारी कोशिश यही रही है. और अल्लाह के फजल करम से हम काफ़ी सारे भाई हैं, सब इसी काम में हैं, और हर भाई की अपनी एक एक्सपर्टीज़ है, और हम अपनी एक्सपर्टीज़ को इकट्ठा जब जोड़ते हैं तो हम गॉड हेल्प्स अस टू बी एबल टू वर्क एंड अचीव आवर ड्रीम्स. मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अपहिल टास्क रही है. इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट इसकी जॉय और ब्यूटी ये है कि इट हैज़ बीन अ सक्सेसफुल टास्क. एंड लोग तो अब इंस्टीट्यूशंस में मिसाल देते हैं हमारे मार्केटेड प्रोजेक्ट्स की, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पहुँचने में जो पूरी एक जर्नी है, उसमें हार्ट एक्स भी हैं, उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे जब मैं देखूँ तो आई पर्सनली फील कि आई फील वेरी प्राउड ऑफ द कंपनी. आई फील वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान दैट वी हैव बीन एबल टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क इन पाकिस्तान. अब भी देखिए, ये जो 4 दिन पहले हमने कंक्लूड किया यूथ ड्रामा फेस्टिवल, यानी कि 5 दिन में पूरे पाकिस्तान से बच्चों ने जो है उसमें अपनी चीज़ें, अपने परफॉर्मेंसेस लेकर आए थे, और मौसीकी और थिएटर लेकर आए थे, और कंटेम्प्रेरी काम किया था. हमारी हमेशा ये होती है कोशिश कि बच्चे जो है ना आज के दौर की कहानी लिखें, जो आज जिसमें से वो गुजर रहे हैं. दे शुड राइट अबाउट दैट, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द एक्सप्रेशन इज़ रिक्वायर्ड. और इसके साथ साथ इसमें आफ्टर मैनी ईयर्स नीदरलैंड से पूरा एक ग्रुप आया 5 बच्चों का. दे वर डूइंग द मॉडर्न हिप हॉप मौसीकी के ऊपर, और उनके 2 बड़े ज़बरदस्त शो गए, और वो बच्चे बड़े खुश और गाते बजाते यहाँ से गए, बिकॉज शहर में घूमे. क्योंकि जब वो पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान इज सपोज टू बी, यानी कि जो ट्रैवल एडवाइस वो यही कहती है कि मोस्ट डेंजरस कंट्री टू गो टू, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अपना था. और दैट्स वैसे वेरी बिग अचीवमेंट. यहाँ पे एक दफ़ा फिर से हो गया है वक्त, एक ब्रेक का लेते हैं ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. बात हो रही है थिएटर के हवाले से, फिल्म के हवाले से, ड्रामा के हवाले से, और उस्मान पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अच्छा उस्मान, मतलब अगर हम बात करें, देखें हमारे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो थिएटर में काम करते थे, अब वो आ गए हैं टीवी ड्रामाज में आके काम करना शुरू हो गए. तो जो हमारे सीनियर्स ही आके अगर वो ड्रामाज में आ जाएंगे तो फिर थिएटर का क्या बनेगा आपके ख्याल में? क्या वो डिक्लाइन की तरफ नहीं जा रहा इस वजह से? देखिए, थिएटर तो हमारे मुल्क में फॉर्चुनेटली इतना रिमार्केबल टैलेंट है कि मुझे कई दफ़ा हैरत होती है.
अभी जो मैं आपसे यूथ थिएटर फेस्टिवल की बात कर रहा था, तो ये बच्चों का थिएटर जो पूरे पाकिस्तान से आया यहाँ पे, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस दी हैं आगे, इतना टैलेंट इज रिमार्केबल कि यहाँ पे अगेन अभी अभी स्कूल खुले हैं, चंद मतलब बीकन हाउस ने पढ़ाना शुरू किया, या नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने पढ़ाना शुरू किया, कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा मौसीकी जो है उसकी तरबियत दी जानी शुरू हुई है, अगेंस्ट ऑल ऑपोजिशन ऑल्सो। पता नहीं मौसीकी की तरबियत को अपोज क्यों किया गया, क्लासिकल मौसीकी है, यू नो, इट्स फ्रॉम दिस लैंड एनीवेज। तो उसके बावजूद ये चीज़ें इतनी न होने के बावजूद इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, ये जरखेज है पाकिस्तान। लेकिन देखिए उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए, उन लोग को मतलब कुछ सिखाने के लिए हमारे जो सीनियर्स हैं वो थिएटर छोड़ के, क्योंकि मतलब इतनी व्यूअरशिप नहीं है थिएटर में, और सारे जो ड्रामास की तरफ मतलब शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो वो जो नए बच्चे आ रहे हैं वो किस तरह से सीखें, उनको किस तरह से पॉलिश किया जाए। वही अगर चले जाएंगे, एक ऑडियंस ही नहीं, इस वजह से क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि हमारे लिमिटेड ऑडियंस है, ऑडियंस हम इस तरह से ग्रैब कर ही नहीं पा रहे, तो उन बच्चों को किस तरह से ट्रेन किया जाए। मैं समझता हूँ कि थिएटर ऑफ स्टेटमेंट जिसमें जो कंटेम्प्रेरी माहौल से और जो आपके इर्द गिर्द के हालात हैं उसमें जो बच्चा है और जो राइटर है उसमें रह के जब कहानी लिखेगा और उसके अहद के लोग जब उसको परफॉर्म करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, आई मीन थिएटर के जो मंझे हुए एक्टर्स हैं जो अब टेलीविज़न में आ गए हैं, जब एक उनको उम्दा प्लेटफॉर्म थिएटर पे मिलेगा तो वापस थिएटर पे जाके काम करेंगे। बहुत सारे कमेडियंस ने थिएटर को छोड़ दिया। सोहेल अहमद की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। सोहेल लेफ्ट थिएटर बिकॉज थिएटर वो थिएटर नहीं रह गया था। हालांकि सोहेल भी कोई बहुत ही उम्दा और रिमार्केबल थिएटर नहीं कर रहे थे, वो एक कमर्शियल अच्छा नीट क्लीन थिएटर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें जब ये मुजरे होने शुरू कर दिए तो फिर ही सेड के नो आई कांट डू दिस काइंड ऑफ वर्क, तो उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, बट ये सोहेल हिमसेल्फ इज अ रिमार्केबल एक्टर, यू नो। ये और बात है कि उसको इस्तेमाल अगर किया जाए, इफ देयर इज अ रोल फॉर हिम ऑन थिएटर, और सोहेल जैसे और बहुत सारे हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो हाईली टैलेंटेड हैं थिएटर के, तो व्हाई दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल थिंग, यू थिंक? आई थिंक दे आर सफरिंग बिकॉज देयर इज नो प्लेटफॉर्म। इसकी कोई प्रॉपर मैं समझता हूँ कि इसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई हुई। दे आर नॉट प्रॉपर कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस कंपनीज नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो कि कहें कि फाइन मैं इसमें इस काम में पैसा इन्वेस्ट करूंगी और ये फिर थिएटर जो है ये जाके कमाएगा। पूरी दुनिया में थिएटर जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। थिएटर जो है वो पैसा नहीं कमाता है। अगर आप जर्मनी में चले जाएं तो जर्मन थिएटर जो है वो जर्मन गवर्नमेंट उसको फंड करती है, उसको फाइनेंस करती है। बरतानिया जो है सारे ब्रिटिश थिएटर को, नेशनल थिएटर ऑफ ब्रिटेन इज फाइनेंस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि वो उनकी नाक है। थिएटर यूरोपियन और जो जिनको हम एडवांस और फर्स्ट कंट्रीज कहते हैं, थिएटर और फ़नून लतीफ़ा उन कौमों की रिप्रेजेंटेशन, उनकी शनाख्त है, दे उसकी वो आप प्यारी करते हैं, उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कभी ये हमारी भी शनाख्त हुआ करता था जिसको हम शायद अब लूज कर नहीं, जब तक कि आपके पास तजाद है, आप ये सोचें कि ये भांड मरासी का काम है तो किस तरह हो सकता है। मतलब आप ये सोचें कि मौसीकी जो है वो बिल्कुल शैतानी काम है, जब आप ये सोचें कि एक्टिंग जो है वो तो किस तरह हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। देखो सही, तो बड़ी यू हैव टू कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, यू हैव टू क्लीन द माइंड्स ऑफ द पीपल। हमने तो लोगों के माइंड्स को पोल्यूट किया है। अच्छा, यहाँ पे उस्मान हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिहा बात कर रही हूँ कराची से। जी मलिहा, आप प्रोग्राम देख रही हैं, उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी? मैं सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ड्रामा का इंडियन ड्रामास देखते थे, हमारी व्यूवरशिप जो थी इंडियन ड्रामास की तरफ थी, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री ने इतनी मतलब तरक्की की कि जो व्यूवरशिप थी वो सारी की सारी अब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अरब ममालिक में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वहाँ पसंद किए जाते हैं ड्रामास। बीइंग अ मीडिया स्टडीज स्टूडेंट, आई एम डूइंग एमफिल इन मीडिया स्टडीज। अगर मेरी क्लास में किसी से पूछा जाता है कि आप अपने हाथ खड़े करें, कौन न्यूज़ डायरेक्टर या फिर ड्रामा प्रोड्यूसर बनना चाहता है, तो सबके हाथ खड़े होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी से पूछा जाए कि कौन फिल्म स्टार बनना चाहता है तो कोई भी नहीं मानता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, वो इस तरफ नहीं आना चाहते। तो उस्मान से ज़्यादा एक बिग नेम, तो उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए क्या प्रोजेक्ट्स हैं या फिर इस तरफ क्या आप काम कर रहे हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया मलिया आपका कॉल करने का। शायद मलिया ने हमारा प्रोग्राम जो है लेट देखना शुरू किया, इस बात का जवाब आप पहले भी दे चुके थे कि यू हैव अ प्लान टू मेक अ मूवी इन अ फ्यूचर। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें एक और जो है एक अच्छी सी मूवी देखने को मिलेगी। लेकिन मलिया से मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता कि कौन हीरो बनना चाहता है। हमारे तमाम यंगस्टर्स हीरो ज़रूर बनना चाहते हैं, यू नो, वेदर वो एक्ट करे या ना करे, एवरीबडी हैज़ अ लिटिल हीरो इन हिम एंड दे गॉट टू हैव द टैलेंट टू बी एबल टू परफॉर्म। बट आई थिंक कि हमारे यंग लॉट जो है, हमारी जो यूथ है, उसमें बेइंतहा टैलेंट है, जिस तरह की हम पहले भी बात कर रहे थे, एंड टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आई पर्सनली फील प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है जो इस काम की आबियारी करें, जो इसमें काम करें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें, पैसे की और रिसोर्सेज की और टाइम की और पैशन की। अच्छा, उसमें आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे, सब प्रोग्राम का वक्त भी लिमिटेड है, ख़त्म होने वाला है, आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, आप क्या देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो है पपेट्री का और थिएटर का, पर्टिकुलरली थिएटर का रिवाइवल कैसे होगा, कब बेहतर होगा? इससे आप ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक वक्त आए कि हमारे जो थिएटर के लोग ड्रामाज में चले गए वो वापस आ जाए, कब वो वक्त वापस आएगा, कैसे आ सकता है? आप देखिए कि आई पर्सनली फील कि गवर्नमेंट की हौसला अफजाई एक बहुत बड़ा कदम है जो इस तरफ बढ़ना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत कुछ ना कुछ करना भी चाहती है, लेकिन हुकूमत के पास प्रॉपर शायद लोग नहीं हैं, या वो एड हॉकिज़म पे इस काम को करते हैं, और फिर नई हुकूमत आती है, उसका अपना एजेंडा होता है, फिर वो कहती है कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम इस तरह होना चाहिए, जो हम पहले बात कर रहे थे। कोई कल्चर की सपोर्ट करता है, कोई ड्रामे की सपोर्ट करता है, कोई दूसरा आता है वो सपोर्ट नहीं करता, और वो फिर हाफ हार्टेड तरीके से कहता है चलो फिर कार्य दो काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो एक प्रोजेक्ट पहले शुरू हुआ होता है, बीच में रह जाता है। सॉलिड जो है ना, सॉलिड नहीं है रिफॉर्म्स जो कि हमने यानी कि इसके लिए जो हमें रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए, जो हमें इसके लिए जो करना चाहिए था परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, वो हमने कभी भी नहीं किया। यू नो, अयूब खान के दौर से आप शुरू हो जाएं, पार्टीशन के फ़ौरन बाद से शुरू हो जाएं, आप अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान में देखिए कि वहाँ पे जो है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो एक ही है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और वो दिल्ली में है, और नेहरू ने वो 1956 के अंदर बना दिया था। सो इस वक्त बॉलीवुड को सपोर्ट करने वाले जो पिलर्स हैं, जिन फॉर्म ऑफ डायरेक्टर्स एंड राइटर्स, आई वुड से 75% to 80% आर फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इतना उस इंस्टीट्यूट ने जो है वो टैलेंट जनरेट किया और उसको आगे भेजा। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे नहीं है। अब बनी है जाके कुछ 6 साल पहले या 5 साल पहले, जो नापाक कराची में चल रही है, और वो भी मुश्किलों का शिकार है, क्योंकि जिस हुकूमत ने बनाई थी, अगली हुकूमत जो आई है उसने कहा कि नहीं वो उतनी मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस चीज के रिवाइवल के लिए सबसे ज्यादा जो हमें हुकूमत की सपोर्ट नहीं होगी, ये काम नहीं चल सकता। हम अपने तय करते रहेंगे, मतलब रवि पीर थिएटर वर्कशॉप विल कीप ऑन डूइंग ऑन आवर ओन प्लेटफॉर्म, बट इट इज गवर्नमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कम एंड सपोर्ट, या फिर कोई ऐसी मूवमेंट हमें शुरू की जाए यूथ की, जिसमें ये बच्चे सब बाहर निकलें और ये खुद अपने आप को सपोर्ट करें, एंड उसके लिए हम प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें। सही बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी शायद ये सब थोड़ी सी तवज्जो दे, चूँकि ये लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है और ये एंटरटेनमेंट भी लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका आने का, इतनी अच्छी बातें करने का, बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।